क्या सच में इतना खतरनाक है शुगर? जैसा कि कैंपेन चल रहा है कि बिल्कुल नो शुगर आप लीजिए। हाई बीपी के लिए हमें रिसर्च अब आ रही है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप नमक बंद कर दो। हरियाणा में बहुत सारा लोग दूध पीते हैं और उनको दूध पच जाता है, लेकिन उसके पड़ोसी राज्य में पता लग रहा है कि इनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। राइट। तो क्या कोई एक जनरल स्टेटमेंट है खाने की? दही, छाछ, मट्ठा, लस्सी, ये सब चीज़ बहुत बहुत फ़ायदेमंद होती है गट हेल्थ के लिए। जिसका खान पान बहुत अच्छा हो, लेकिन वो बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जीता हो, अच्छी नींद न मिलती हो, बहुत तनाव हो उसको, इस वजह से उसका गट हेल्थ बिगड़ा हुआ है। ये पॉसिबल है? पानी डेफिनेटली पियो, थोड़ा सेंधा नमक डाल के भी सिर्फ पी सकते हो पानी। लेकिन जिनकी बीपी हाई है उनके लिए तो खतरनाक इलेक्ट्रोलाइट है ना फिर तो। पहले तो मैं कहूँगी कि फास्टिंग सबके लिए नहीं है। एज ए डाइटिशियन अगर आप बताना चाहें कि ये 5-6 फूड या 7-8 फूड हैं जो आपकी गट हेल्थ को एकदम ही ख़राब कर देते हैं, इनको इनसे बिल्कुल बचना चाहिए, जिनका कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है इस समय। डेफिनेटली मैं कहूँगी अल्कोहल इज़ द बिगेस्ट फैक्टर जिससे गट हेल्थ बहुत ही अफेक्ट होता है। और गट हेल्थ क्या हमारी मेंटल हेल्थ को भी वो करता है, प्रभावित करता है क्या? एक कहावत है ना कि पेट भरा हो तो मन भी शांत रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेट जो है अगर ठीक हो तो शरीर भी आपका सुरक्षित रह सकता है? हम अक्सर इम्यूनिटी को विटामिन सी, दवाइयों या जिम के सप्लीमेंट से जोड़ते हैं। पर असल में हमारी 70% जो इम्यूनिटी है वो हमारे पेट से शुरू होती है, हमारे गट हेल्थ से। तो हमारा गट ही असली जो है कमांड सेंटर है। कहा भी जाता है कि सेकंड ब्रेन है हमारा, जहाँ से शरीर ये तय करता है कि कौन सी चीज़ को अंदर आने देना है और किस चीज़ से लड़ना है। खान पान की जुड़ी आदतों पे इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डाइटिशियन सोनिया मेहता, जिनसे हम समझेंगे कि सालों से गट जो है हेल्थ, मेटाबॉलिज्म और जो माइक्रोबायोम है, न्यूट्रिशन, उस पे काम कर रहे हैं। ये अभी हाल के दौर में कैसे बदला है और इसमें क्या हमें सुधार करने की ज़रूरत है? बेसिकली क्या खाएँ, क्या ना खाएँ? कैसे हमारा पेट हमारी सेहत का पहरेदार है? कौन से खाने इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, मतलब दुरुस्त करते हैं, और क्यों? कैसे? गट फीलिंग क्या एक सिर्फ कहावत है, शब्द है, या कोई साइंटिफिक सिग्नल भी है? वेलकम मैम। थैंक यू। जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि हमारी जो इम्यूनिटी का 70% जो जो कमांड सेंटर है वो गट हेल्थ है हमारी। राइट। और गट हेल्थ को डैमेज करने के लिए, ख़राब करने के लिए मार्केट ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। तो पहले थोड़ा सा इसको समझाइए कि खाना हमारे गट हेल्थ को कैसे प्रभावित करता है और गट हेल्थ से क्या क्या जुड़ा हुआ है हमारे शरीर का। राइट। तो आपने ये कहावत सुनी होगी कि यू आर व्हाट यू ईट, यानी कि आप जो खाते हैं वही है आप। राइट। तो खाना बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है गट हेल्थ के लिए। तो आप जो भी खाते हैं उससे आपके गट की जो इनर वर्किंग्स है वो प्रभावित होती है। जैसे कि सबको पता है कि हमारे गट में गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन हम क्या खाते हैं उसके हिसाब से गुड गट बैक्टीरिया इंक्रीज हो सकते हैं या डिक्रीज हो सकते हैं, और बैड गट बैक्टीरिया इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं। बिसाइड्स दैट हमारी इम्यूनिटी भी ऊपर नीचे जा सकती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी ईट। और हमारा जो फिजिकल गट लाइनिंग, जो फिजिकल बैरियर होता है, वो भी बन सकता है या ब्रेक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू ईट। तो इसीलिए मैं तो कहूँगी कि खाना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हमारे गट हेल्थ के लिए। अच्छा, लेकिन ये बहुत हर इंसान, परिस्थिति, परिवार पे बहुत अलग अलग तरीके से हमारे भोजन जो है, हमारे यहाँ का, हिंदुस्तान का, बहुत उसमें वेरिएशन है। राइट। तो किसी के लिए एक स्टेटमेंट तो हो नहीं सकती है कि क्या क्या खाएं, क्या ना खाएं। हरियाणा में बहुत सारा लोग दूध पीते हैं और उनको दूध पच जाता है, लेकिन उसके पड़ोसी राज्य में पता लग रहा है कि इनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। राइट। तो क्या कोई एक जनरल स्टेटमेंट है खाने की? कैसे डिसाइड करें? राइट। तो खाने के मामले में कभी भी एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट, एक जनरल स्टेटमेंट कभी नहीं हो सकती है। एवरीथिंग पर्सनलाइज्ड होता है। जो कुछ भी होता है कस्टमाइज्ड होता है। तो अगर मेरे पास भी कोई क्लाइंट आए एज अ डाइटिशियन, मैं कभी भी एक प्री प्रिपेयर्ड हैंड आउट किसी को नहीं दे सकती है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है बॉडी का। सो सब कुछ कस्टमाइज तरीके से ही होता है खाने के मामलों में। और दो चीज़ें होती है हमारे हेल्थ में, एक होता है जीन्स,
का इफ़ेक्ट और एक होता है एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट। हुँ, तो जैसे कि आपने बताया हरियाणा में जो रहते हैं वो लोग दूध पी सकते हैं और पचा भी सकते हैं। हुँ, पर यही सेम चीज़ में भी कहीं और के रहने वाले जिनके नॉर्मल जो डाइट है उसमें मिल्क ना हो, हुँ, दूध ना हो, वो लोग नहीं पचा पाए। हुँ। तो दैट्स बिकॉज़ आपका एनवायरनमेंट ही वैसा है हरियाणा में कि पहले से ही ये लोग पीते आ रहे हैं, जीन्स भी इनके फ़ेवर करते हैं मिल्क को, पर बाकी मे बी जगहों के नहीं करते हो। तो जीन्स और एनवायरनमेंट दोनों ही रोल प्ले करते हैं। अच्छा। हम गट हेल्थ पे बात करेंगे खाने-पीने से जुड़ी। ज़रा इसको समझाइए गट मतलब क्या? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या कि जो हम बायो में पढ़ते थे कि डाइजेस्टिव हुँ। सिस्टम आपका बकल कैविटी से शुरू होता है, आपके चबाने से लेकर के लार्ज इंटेस्टाइन तक। क्या गट हेल्थ क्या है? राइट। तो रियली स्पीकिंग गट तो हमारा इंटेस्टाइन होता है। हुँ, बट हम जो लूज़ली हम जो वर्ड गट हेल्थ यूज़ करते हैं, वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को ही रिफ़र करते हैं। हुँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हम यूज़ करते हैं गट हेल्थ, वो माउथ से लेके हमारे इंटेस्टाइन्स तक पूरा गट हेल्थ ही कवर हो जाता है। हुँ। तो इसमें सब आता है, डाइजेशन आता है और अब्ज़ॉर्प्शन आता है। तो इट्स एन ओवरऑल थिंग। और इम्यूनिटी और गट हेल्थ का क्या लिंक है? राइट। तो इम्यूनिटी इज़ लाइक अ वर्ड जो बेसिकली हमारी इम्यून सिस्टम होती है, वो पूरे बॉडी में काम करती है, इसलिए राइट? पूछ रहा हूँ क्योंकि हाँ, कोविड में एक दौर चला काढ़ा पीने का। राइट। इम्यूनिटी बढ़ती है इससे हुँ, और हुँ, विटामिन सी की गोलियाँ खाने का। हुँ, अब काढ़ा पीने से लोगों की गट हेल्थ खराब हो गई। कई लोग लिवर की शिकायत करने, कई लोगों को ब्लोटिंग होने लगी और लूज़ मोशंस। हुँ, तो जो चीज़ हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पी रहे हैं, वो हमारी गट हेल्थ को खराब कर रहा है। तो हुँ, गट हेल्थ का लिंक जो है आपके खाने से ही है, आपकी इम्यूनिटी से भी है। हुँ, हुँ, इसलिए ये इस थोड़ा इसको थोड़ा समझाइएगा। राइट। तो जैसे कि मैंने बताया, इम्यूनिटी एक बॉडी के लेवल पे भी होती है जो हम सिस्टमिक इम्यूनिटी बोलते हैं, हुँ, और एक गट हेल्थ लेवल की भी होती है, वो होती है हमारी लोकल म्यूकोसल इम्यूनिटी हुँ, गट हेल्थ के लेवल पे। राइट। तो 70% ऑफ आपकी जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं वो आपके गट में ही होते हैं। हुँ, देर आर सर्टन पैचेस हमारे गट में, गट के लाइनिंग में, जहाँ ये सब सेल्स भरे रहते हैं। हुँ, राइट। तो वहीं से हम हमारे सिस्टमिक इम्यूनिटी का भी ट्रेनिंग लेते हैं, हुँ, और जो भी ट्रेनिंग लोकल इम्यूनिटी गट में मिलती है वो पूरे बॉडी में फिर स्प्रेड होती है। हुँ, तो इसलिए हम जो खाए, पहली बात तो बहुत ज़्यादा न्यूएंस्ड है ये कि पहले हम जो खाए उससे हमारे जो गट बैक्टीरिया है वो अफेक्ट होते हैं। गट बैक्टीरिया फिर हमारे लोकल इम्यूनिटी को ट्रेन करते हैं, हुँ। और फिर वो जाके सीख के पूरे बॉडी के इम्यूनिटी को सिखाते हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। एज़ अ डायटीशियन अगर आप बताना चाहें कि ये 5-6 फूड या 7-8 फूड हैं, जो आपकी गट हेल्थ को एकदम ही ख़राब कर देते हैं, इनको इनसे बिल्कुल बचना चाहिए, जिनका राइट। कंज़म्पशन बहुत बढ़ गया है इस समय। अल्कोहल, हुँ, डेफिनेटली मैं कहूँगी अल्कोहल इज़ द बिगेस्ट फैक्टर हुँ, जिससे गट हेल्थ बहुत ही अफेक्ट होता है। लिवर के साथ-साथ। लिवर के साथ-साथ, हुँ, यस। और फिर शुगर, हाईली प्रोसेस्ड शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं, शुगर लेडन फूड्स, उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ता है हुँ, गट में। इसके अलावा हो गया बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड इन टर्म्स ऑफ सैचुरेटेड फैट्स। हुँ, जैसे कि लोग जो बहुत ज़्यादा रेड मीट खाते हो, जो बहुत ज़्यादा पैकेज्ड फूड्स खाते हो, हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से प्रोसेस होके आया है फैक्ट्री में। हुँ। तो उसमें क्या-क्या है, प्रिज़र्वेटिव्स है, नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। प्रिज़र्वेटिव क्या ख़राब है गट हेल्थ के लिए? जी, डेफ़िनिटली। लेकिन ऐसे देश भी हैं जहाँ फ्रेश मीट नहीं मिलता है, लेकिन हुँ, वो हुँ। सब कुछ पूरा बिज़नेस ही उस पे चल रहा है, उनका पूरी राइट, दुनिया चल रही है प्रिज़र्वेटिव पे। राइट। नहीं, ये बात तो आपने सही कही कि डिपेंड्स, ऑफ़ कोर्स, लाइक इट्स नॉट अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि वन हुँ, साइज़ फिट ऑल वैसे है नहीं। तो अगर ऐसे कोई कंट्रीज़ हो जो बहुत ज़्यादा सोशो इकोनॉमिकली फ्रेश फूड्स अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हो फॉर व्हाटएवर रीज़न, हुँ, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, अगर उन्हें मिल सकता है प्रोसेस्ड फूड, तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हुँ, राइट, उनके लिए। बट उसमें भी देन एट अ पब्लिक हेल्थ लेवल लोगों को जुड़ना चाहिए और उनके लिए भी हेल्प करनी चाहिए। हुँ। और इंस्टेंट फूड जो आजकल 5 मिनट में तैयार होके मिलते हैं हुँ। वो? वो भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, तो हुँ, नॉट सो गुड आपके गट हेल्थ के लिए। हुँ। और उसमें उसका टेस्ट को एनहांस करने के लिए जो बीच में बहुत एक अजीनोमोटो के बहुत सारे राइट। आर्टिकल लिखे गए, वो क्या करता है गट हेल्थ को? परेशान करता है या ठीक है, ये मिथ है? नहीं, डेफ़िनिटली परेशान करता है, एक फ़ॉर्म ऑफ प्रिज़र्वेटिव ही हो गया वो भी। हुँ,
तो एनीथिंग जो भी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होता है लैब में और प्रिजर्व्ड वे में आपके फूड को लॉन्ग शेल्फ लाइफ के लिए रखता है, तो वो आपके गट को इरिटेट कर सकता है। अच्छा, ये आपने बताया कि ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। मैं हालाँकि ये थोड़ा वेग क्वेश्चन हो जाएगा, क्या-क्या खाना चाहिए? इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। राइट। मैं एक उस पे आता हूँ कि आजकल बहुत सारे छोटे-छोटे ब्रांड का नाम तो नहीं ले सकते, वो आ रहे हैं कि आप प्रोबायोटिक्स लीजिए। और मैं कोरिया की वीडियोज़ देखता हूँ, उनके खाने में बहुत सारा खाते हैं और एक प्रोबायोटिक की शीशी रहती है कि आप बहुत खाने के बाद ये भी ली। राइट। प्रोबायोटिक्स को हम लोग कंज़्यूम तो बहुत सालों से कर रहे हैं, राइट। कई सैकड़ों साल से। प्रोबायोटिक्स में क्या-क्या खाएँ और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है गट हेल्थ पर? राइट। तो हमारे अगर हम इंडियन डाइट के हिसाब से बताएं तो सबसे कॉमन प्रोबायोटिक हो गई दही। हुँ, दही, छाछ, मट्ठा, लस्सी, ये सब चीज़ बहुत बहुत फ़ायदेमंद होती है हुँ। गट हेल्थ के लिए। और दही के अलावा आप किमची खा सकते हैं, kombucha पी सकते हैं। किमची तो अवेलेबल नहीं है इंडिया में, बहुत यहाँ रेयरली अवेलेबल है। नहीं है। हुँ, राइट, राइट। सो इसीलिए मैं तो यूजुअली हमारे इंडियन डाइट जो भी कंज्यूम करते हैं यहाँ पे, मैं सबको बोलती हूँ कि 1 to 2 टाइम्स दही ज़रूर खाया करिए हुँ, दिन में। और इसके अलावा साउथ इंडियन फूड जो भी फर्मेंटेड होते हैं, हुँ। इडली, डोसा, वो सब भी प्रोबायोटिक्स में रिच होते हैं। क्या ये गुड बैक्टीरिया होते हैं इनके पास? राइट, यस। अचार भी प्रोबायोटिक है क्या? अचार हम लोग बहुत खाते थे। राइट। तो अचार थोड़ा हमें कॉशियसली खाना चाहिए, हुँ, क्योंकि जो हम अचार बनाते हैं वो तेल और नमक में डुबो-डुबो के बनाते हैं। हुँ, तो श्योर वो आपके गट हेल्थ के लिए तो टू सम एक्सटेंट अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें गुड गट बैक्टीरिया रहेगा, लेकिन फिर वो हार्ट हेल्थ के लिए हानिकारक हो जाएगा। हुँ। तो हमें स्पेशली लाइक हम जब पेशेंट को देखते हैं, कस्टमर या क्लाइंट को देखते हैं, तो हम वी हैव टू लुक एट देम एज अ होल, नॉट जस्ट उनके बॉडी पार्ट्स। तो हुँ। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोलूँगी अचार को थोड़ा लिमिट करके खाना चाहिए। क्या कोई ऐसा पेशेंट आया आपके पास जिसका खान-पान बहुत अच्छा हो, लेकिन वो बहुत भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी जीता हो, अच्छी नींद ना मिलती हो, बहुत तनाव हो उसको, इस वजह से उसका गट हेल्थ बिगड़ा हुआ है, ये पॉसिबल है? यस, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आजकल हम सबको न्यूट्रिशन के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो मेरे पास आते हैं उनका ओवरऑल डाइट ठीक रहता है, हुँ, पर तब भी उन्हें बहुत सारी बीमारियां रहती है, स्पेशली गट की। हुँ, तो जब मैं रिकॉल लेती हूँ, लाइफस्टाइल का रिकॉल लेती हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप, हुँ। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है उनकी लाइफ्स में, जिसकी वजह से गट हेल्थ परेशान हो जाती है। और फ्रीक्वेंट इंटेक ऑफ मेडिकेशंस, यस, मेडिसिन्स लाइक एंटीबायोटिक, यस। अ, जो वो आजकल एमॉक्सिलिन लेकर के बहुत लोग परेशान होते हैं। ऐसे भी आते हैं लोग कि बहुत सारी दवाइयों का सेवन करके बिगाड़ रखा है उनको। यस, हाँ, हमारे देश में वैसे भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ ऐसे ही हो जाता है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली होता है। और इन जनरल अभी वर्ल्ड में भी एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स खाली आपके बैड बैक्टीरिया को नहीं किल करता, आपके हुँ, गुड बैक्टीरिया को भी किल करता है। और गुड बैक्टीरिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके गुड गट हेल्थ के लिए। हुँ। तो एंटीबायोटिक्स तो बहुत ज़्यादा सावधानी से यूज़ करनी चाहिए। अच्छा, और एक तो खान-पान से जुड़ी बात हो गई। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल इंस्टा स्क्रॉल करो या गूगल करो, एक फास्टिंग का कल्चर भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है हुँ, कि लोग दिन में 1 बार खा रहे हैं या राइट। सिर्फ़ पूरा दिन जूस पे गुज़ार रहे हैं और शाम को कुछ जो है वो हुँ, हुँ। ऐसा फूड खा रहे हैं थोड़ा पेट भरा ले। फास्टिंग क्या हेल्प करती है और किस तरह की फास्टिंग हेल्प करती है? क्योंकि हर तरह की फास्टिंग तो नहीं करती होगी हेल्प, राइट। और ये आपके गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करती है हुँ। और किस तरह की फास्टिंग आपके गट हेल्थ को खराब कर सकती है? राइट। तो फास्टिंग बहुत ही ज़्यादा एक ब्रॉड टर्म है, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फास्टिंग है, जैसे कि आप बता रहे हो कि अलग अलग टाइप की हुँ, फास्टिंग होती है। तो पहले तो मैं कहूँगी कि फास्टिंग सबके लिए नहीं है। हुँ, ये भी कस्टमाइज्ड वे में इसको आजमाया जा सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, हुँ, जिसमें लोग 5 दिन खाते हैं, 2 दिन बिल्कुल भी नहीं खाते, या तो फिर 16 घंटे का फास्ट करते हैं और सिर्फ 8 घंटे खाते हैं। हुँ, ये 2 बहुत कॉमन टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, राइट? इसमें भी मैं बोलूँगी कि ये सभी लोगों के लिए नहीं है। जैसे कि जिन लोगों को शुगर के इश्यूज़ हो, राइट? तो उनको एवरी फ्यू आवर्स खाना चाहिए टू अवॉइड ब्लड शुगर स्पाइक्स, राइट? तो फिर फाइन, उनका गट हेल्थ शायद ठीक ना हो तो फास्टिंग में भी हेल्प करे, बट
व्हाट अबाउट द अदर थिंग, उनका शुगर लेवल्स ऊपर नीचे बहुत ईजिली हो सकता है फास्टिंग करने से। तो अगेन हमें ओवरऑल देखना पड़ता है एक पर्सन को, नॉट जस्ट उनके गट हेल्थ रिलेटेड। लॉट ऑफ पीपल को IBS होता है, या तो फिर बहुत सारे अलग अलग टाइप की आजकल गट की लाइफस्टाइल रिलेटेड भी बीमारियां हैं जो फास्टिंग करने से, प्रोलॉन्ग पीरियड विदाउट ईटिंग से भी ट्रिगर होती है। एसिड रिफ्लक्स प्रोलॉन्ग फास्टिंग से ट्रिगर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें सोच समझ कर लोगों को प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। अच्छा, और फास्टिंग के तरह ही एक और कल्चर है, वो है सैलड खाने का। राइट। बहुत लोग सैलड, मैं तो जी सैलड खाता हूँ, ये एक बहुत एक टर्म बन गया है कि मैं सुबह सैलड खाया, दोपहर में सैलड खाया। अब वो सैलड को मैं जब देखता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि हमें तो ये सिखाया गया था बचपन में कि बैलेंस डाइट खाइए। अच्छा, सैलड के फ़ायदे ये हैं कि आप खाइए तो आपको महसूस होगा कि पेट भर गया है, लेकिन उसमें प्रोटीन कहाँ है? तो सैलड का फ़ायदा बताइएगा मुझे, और सैलड का ओवर यूज़ से क्या नुकसान हो सकते हैं, और बॉडी को कैसे न्यूट्रिएंट्स की जो है ज़रूरत है जो सैलड में नहीं मिलते हैं आपको? राइट। तो सिर्फ सैलड खाने से हमारा डाइट बैलेंस नहीं हो जाता, पहली बात तो, क्योंकि सैलड अल्टीमेटली क्या ऐड करता है डाइट में, वो है फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें एब्सोल्युटली नेसेसरी है और एवरी मील में होनी भी चाहिए, बट इसी तक रुकना नहीं चाहिए हमारा मील। हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स की भी ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्ची फैट्स, स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो उसमें सैलड एक तो लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि जैसे कि आपने बोला, वो फुल फीलिंग आ जाती है काफ़ी जल्दी विदाउट ईटिंग टू मेनी कैलोरीज, राइट। तो वो फाइबर हमारे पेट में रहता है ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स। डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस होता है, उसे 3 से 4 घंटे लगते हैं फाइबर को टैकल करने में। इसीलिए हमें वो फीलिंग ऑफ फुलनेस लंबे समय तक रहती है। बट अल्टीमेटली फिर आप अगर सिर्फ सैलड खाओगे और कुछ नहीं खाओगे, तो वो आपको फिर प्रोटीन और स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स में जो गुण होते हैं वो नहीं मिलेंगे, राइट। और दूसरी बात ये भी है, गट हेल्थ के लिए फाइबर एक्सीलेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सिर्फ फाइबर पे आपके दिन का गुजारा करोगे, तो जिन लोगों को स्पेशली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि IBS होता है, वैसे कोई बीमारी हो, तो उनको ब्लोटिंग बहुत ही ईजिली हो जाती है, गैस बहुत ही ईजिली बन सकती है। क्योंकि हमारा जो कॉम्पोजिशन होता है हमारे गट का, वो थोड़ा ऑल्टर हो जाता है IBS में। तो उसके हिसाब से हमारा जो बैक्टीरिया है वो कोप अप नहीं कर पाता इतने सारे फाइबर का एक साथ। तो इसलिए हमें खाना डेफिनेटली चाहिए, बट सही मात्रा में। अच्छा, और फाइबर के कुछ एग्जांपल बता दीजिए लगे हाथ कि क्या क्या फाइबर में खाना चाहिए? जी, तो सबसे इजी फॉर्म ऑफ फाइबर हो जाएगा फल, सब्जियाँ, होल ग्रेन्स, जैसे कि हो गया होल व्हीट, हम जो चपाती खाते हैं, आटे की चपाती खाते हैं, वो होल ग्रेन हो गया। मैदा इज़ नॉट अ होल ग्रेन। तो होल ग्रेन्स हो गए। फिर मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स में ही आपको फाइबर मिल जाता है। मैदा क्यों नुकसानदायक माना जाता है? क्योंकि वो ज़्यादा प्रोसेस्ड रहता है, उसमें से जो फाइबर कंटेंट होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सारे चीज़ें निकाल दिए जाते हैं, और सिर्फ जो भी बचा कुचा बाय प्रोडक्ट रहता है, उसी का मैदा बनता है। चलिए, 6th क्लास के क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं जो हमने पढ़ा था कि बैलेंस डाइट क्या है, क्योंकि वो बैलेंस डाइट हम भूल गए हैं, पढ़ा बहुत है उसके बारे में, प्रैक्टिस में नहीं है। एक बार आप बता दीजिए लोगों को कि ये चीज़ें आपकी थाली में होनी ही चाहिए। जी, तो जब मैं एक थाली को विजुअलाइज करती हूँ, मैं डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट प्रपोर्शंस और रेशियोज़ में विजुअलाइज करती हूँ, राइट। तो आप समझ लीजिए एक थाली हो, उसको आधा डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो एक हाफ जो होता है उसको आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भर दीजिए, मोर वेजिटेबल्स लेस ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। जो दूसरा हाफ है उसको फर्दर डिवाइड करिए, तो 1/4 हो जाएगा। तो उसमें से 1/4 रहेगा आपका प्रोटीन, और रिमेनिंग 1/4 रहेगा आपका स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि राइस, रोटी, पास्ता, नूडल्स, वो सब, ब्रेड। और फिर ये सब आप जो खाना बना रहे हो वो हेल्दी फैट्स में, हेल्दी ऑयल में बनाओ। नट्स, सीड्स, वो सब में भी फैट्स रहता है, हेल्दी फैट्स। तो अगर वो भी आप इंक्लूड करोगे, वो भी आपका सोर्स बन जाएगा हेल्दी फैट्स का। और साइड में आप एक विजुअलाइज कर सकते हो दही की कटोरी या मट्ठा या छाछ। तो वहाँ आ गया आपका प्रोबायोटिक्स।
और हेल्दी ऑयल मतलब क्या? मैं ये देखता हूँ कि बीच में ऑलिव ऑयल का कल्चर बहुत बढ़ गया हुँ, है। हुँ। फिर एक रिपोर्ट ये भी आई कि इंडियंस के लिए ऑलिव ऑयल जो है उतना फ्रेंडली नहीं है उनके शरीर के लिए। पाम ऑयल तो अब घर-घर है, जिसके हाँ। लिए बहुत सारे आजकल उसको अवॉइड करने की सलाह भी दी जा रही है, हुँ, सनफ्लावर ऑयल। हम तो सरसों के तेल में ही खाना खाते थे, लेकिन अब तेल के बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। हुँ, कौन-सा हुँ। तेल जो है गट हेल्थ के लिए अच्छा रहता है? राइट। तो देयर आर सर्टेन ऑयल्स दैट हमें अवॉइड करने चाहिए फॉर श्योर। ठीक है, जैसे कि हो गया, जैसे आपने बताया पाम ऑयल, हुँ, बहुत ज़्यादा बटर या सैचुरेटेड फैट्स जिसमें होता है, जो एनिमल फैट्स वाला ऑयल होता है वो अवॉइड करना चाहिए। जो प्लांट बेस्ड ऑयल होता है वो आप कोई भी खा सकते हो, बट उसमें भी जैसे कि आपने मेंशन किया ऑलिव ऑयल की रिपोर्ट्स आ रही है इंडियंस के लिए ठीक नहीं है। मैं कहूँगी इंडियंस के लिए ठीक नहीं है ऐसा नहीं है, इंडियन कुकिंग के लिए ठीक नहीं है, हुँ, क्योंकि इंडियन कुकिंग जो है हम बहुत हाई हीट पे बनाते हैं। डीप फ्राई क डीप फ्राइड भी नहीं, अगर आप रेगुलर भी हुँ, हुँ, कुकिंग कर लो, आप दाल भी बना लो, तो आप हुँ, हायर कुकिंग लाइक हुँ, स्मोकिंग पॉइंट से बनाते हो, हायर हीट से बनाते हो। ऑलिव ऑयल का जो स्मोकिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम रहता है, तो इसलिए वो जल्दी से टॉक्सिक बन जाता है बहुत ज़्यादा हाई हीट में। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडियन कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल ठीक नहीं है। लेकिन आप जो सैलेड बना रहे हो आपके इंडियन फूड के साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें आप ऑलिव ऑयल का ड्रेसिंग डाल सकते हो, क्योंकि आप सैलेड कुक तो नहीं कर रहे हो। बट हुँ। अदर देन दैट सरसों का तेल इज़ अमेजिंग। हमारा जो ग्राउंडनट ऑयल होता है, मूँगफली का तेल, वो भी अमेज़िंग है। अ, तो बेसिकली कोई भी ऐसे प्लांट बेस्ड ऑयल्स ठीक है। और गट हेल्थ क्या हमारी मेंटल हेल्थ को भी वो करता है, प्रभावित करता है क्या? येस, मेंटल हेल्थ इन द सेंस कि हमें पता है अब कि हमारे गट और ब्रेन का एक कनेक्शन है, जिसको हम बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। हुँ, तो ये किस लिए बोलते हैं? क्योंकि गट और ब्रेन के बीच में एक देयर इज़ अ कनेक्शन कॉल्ड अ वेगस नर्व, और बाकी हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमिटर्स भी होते हैं जो कनेक्ट करते हैं हमारे गट और ब्रेन को। फॉर एग्जांपल, जो सेरोटोनिन होता है वो हुँ, एक टाइप का हार्मोन स्लैश न्यूरोट्रांसमिटर दोनों ही हो सकता है। अ, वो हमारे गट में बनता है, मेजॉरिटी ऑफ इट हमारे गट में बनता है। सेरोटोनिन क्या करता है? वो हमारे मूड को बूस्ट करता है, हुँ, हमें एंग्जायटी में हेल्प करता है, हमारे एपेटाइट को स्टिम्युलेट करता है, हमारे स्लीप को रेगुलेट करता है। ये सब चीज़ें बेसिकली अल्टीमेटली हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। हुँ। तो सेरोटोनिन ही हमारे गट में मेजॉरिटी ऑफ इट बनता है, तो आप समझ ही सकते हो कि हमारे मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है हमारा गट। अच्छा। पहले ये था कि 2 टाइम का खाना बनता था घरों में सिर्फ़, हुँ, नाश्ता नहीं था हमारे यहाँ। हुँ, फिर ये एक केलॉग्स कंपनी ने एक विज्ञापन चलाया कि नाश्ता हैवी होना चाहिए आपका। क्या नाश्ता हैवी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अम, सुबह का नाश्ता, हाँ। ब्रेकफ़ास्ट, तो ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपका ब्रेकफ़ास्ट आपको किंग साइज़ खाना है, लंच क्वीन साइज़ खाना है, या ये सब हुँ, सिर्फ़ मार्केटिंग टैक्टिक्स है। बट अल्टीमेटली आपको क्या देखना है कि आप कोई भी मील, कितने भी मील्स खाए, पहली बात तो बैलेंस्ड होने चाहिए, और सेकेंडली आपका जो पूरे दिन का कैलोरी इनटेक होना चाहिए वो मेंटेन रहना चाहिए। और हाँ, जब डिनर की बात आती है तो हम सोए उसके एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स पहले ख़त्म कर लेना चाहिए। हुँ। बाकी आप कैसे आपका कैलोरीज डिवाइड करो दिन में, इट डजेंट मैटर, पर मेक श्योर बैलेंस्ड हो। और गट डिटॉक्स जैसी बातें मार्केटिंग की ही हैं कि या उसमें कोई साइंटिफिक चीज़ भी है? नहीं, बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है। हुँ, इट्स फुल्ली मार्केटिंग टैक्टिक। गट डिटॉक्स या डिटॉक्स इन जनरल बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ कर रखा है मार्केटिंग वालों ने, मैं तो कहूँगी ये हुँ, टर्म। हुँ, क्योंकि अगर आपके बॉडी में लिवर है, नॉर्मल फंक्शनिंग लिवर है, नॉर्मल फंक्शनिंग लंग्स है, नॉर्मल फंक्शनिंग स्किन है और नॉर्मल फंक्शनिंग किडनीज़ है, तो आप बैठे-बैठे ही डिटॉक्स कर रहे हो। आपको हुँ, कुछ एक्सटर्नली कंज़्यूम करने की ज़रूरत नहीं है डिटॉक्स डिटॉक्स करने की, बिल्कुल भी हुँ। नहीं। एज़ अ डायटीशियन जब आपके पास वैसे पेशेंट आते हैं जो उनको सीकेडी है, हुँ, किडनी की बीमारी है, वो हाई पोटेशियम सोडियम डाइट नहीं खा सकते राइट, या कोई और बीमारी से जूझ रहा है, जैसे सीलिएक डिज़ीज़ है, उसमें बिल्कुल ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी होती है। राइट। अभी ये कितना कॉमन देखती हैं आप? इस तरह के डिज़ीज़ जो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ हैं हाँ, और उनके खाना बिल्कुल ही लिमिट हो चुका है। राइट। मतलब आप कह रही हैं कि मैदा नहीं खाना है हुँ, क्योंकि हुँ। उसमें प्रोटीन नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन ग्लूटेन असल में तो है प्रोटीन ही वो। येस, यू आर राइट। हुँ। तो ये ऐसे कितने इसको और इस तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो आपके डाइट को बिल्कुल ही उलट दे रहे हो, वो ऐसे केसेस हुँ। कितने आ रहे हैं आपके पास? बहुत ज़्यादा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बढ़ गए हैं।
एवरीवेयर इन द वर्ल्ड आई वुड से हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड ज़्यादा है. स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप आई वुड से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है इसमें. अदर देन दैट हमारे डाइट में प्रोसेस्ड फूड इंटेक ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऑलरेडी वो गट को इन्फ्लेम कर देता है और गट को बिगाड़ देता है, तो उसके वजह से भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. ट्रिगर हो जाता है वो. ट्रिगर हो जाता है, राइट. अच्छा, और मान लीजिए किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दूध नहीं पी रहा है वो, तो और आपके पास आ रहा है कि मैं दूध तो पी नहीं सकता हूँ, तो और लेकिन अपना कैल्शियम का मैं वो सप्लीमेंट दूसरा क्या ला सकता हूँ, तो आप क्या सलाह देंगी उनको? क्योंकि ये कॉमन हो चुका है बहुत लोगों में, लोगों को पता भी नहीं है इनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, और वो एंटासिड्स वगैरह खा के अपने सिम्टम्स को मिनिमाइज करते हैं. राइट. तो कैल्शियम सिर्फ दूध में नहीं होता. कैल्शियम तो इनफैक्ट सब्जियों में भी बहुत भरपूर होता है, मिलेट्स में भी बहुत होता है. जैसे कि रागी, एक बेसिकली इट्स अ वेरी गुड कैल्शियम सप्लीमेंट इन अ वे. आपका जो स्पिनच होता है, पालक, वो भी बहुत ही अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम में. अदर देन दैट बहुत सारे फूड्स ऐसे आ गए जो फोर्टिफाई करके आते हैं. फोर्टिफाई मतलब उसमें ऐड होता है ये सब विटामिन मिनरल्स. तो जैसे कि सीरियल्स हो गए, ऑफ कोर्स होल ग्रेन सीरियल्स, उसमें फिर आमंड मिल्क बहुत पीते हैं लोग. अगर नॉर्मल दूध नहीं पी पाते तो बादाम का दूध पीने लगे लोग, तो वो भी फोर्टिफाई होके आता है कैल्शियम और विटामिन डी दोनों में. और टोफू, सोया प्रोडक्ट्स, वो सब भी फोर्टिफाई होके आते हैं कैल्शियम में. अच्छा, और जो लोग जिम जाते हैं अगर वो वेजिटेरियन हैं, तो वो जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो एग्स खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, और जो वेजिटेरियन है या वीगन है वो जिम जाते हैं, उनको प्रोटीन का सप्लीमेंट अगर उनके खाने से नहीं पूरा होता है, उनको क्या सलाह देना चाहेंगी आप कि आप प्रोटीन इंटेक इस खाने से बढ़ा सकते हैं? राइट. तो देखिए, वेजिटेरियन प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं. एक तो है टोफू, पनीर, टोफू और कोई भी सोया प्रोडक्ट्स, देन ऑफ कोर्स पनीर. फिर है लेंटिल्स, पल्सेस, जो दाल, राजमा, छोले, स्प्राउट्स, ये सब आपके हो गए वेजिटेरियन प्रोटीन के सोर्सेज. ठीक है. तो अगर आप राइट वे में प्लान करो, रेसिपी बनाओ, तो आपको मिल सकता है वेजिटेरियन प्रोटीन भी अच्छे क्वांटिटी में. बट हैविंग सेड दैट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फॉर वट एवर रीज़न दैट्स नॉट इनफ, तो प्रोटीन सप्लीमेंट खाना इट्स नॉट अ बैड थिंग. इट्स जस्ट अबाउट कि आप राइट सप्लीमेंट चूज करो, राइट क्वांटिटीज़ का प्रोटीन खाओ. ओवरलोड मत करो प्रोटीन के साथ, जिम में मसल बिल्डिंग के चक्कर में. अच्छा, ऐसे तो बहुत बीमारियां हैं जिन पे आपकी डाइट चेंज होती है, आप इसको फेस भी करती होंगी, लेकिन जो एक नया एपिडेमिक है हमारे हिंदुस्तान में, वो है हाई बीपी और डायबिटीज़. इन मतलब अगर इस पॉडकास्ट को अगर 1000 लोग भी सुन रहे होंगे तो उसमें से 200-300 लोग होंगे जिनको डायबिटीज़ और बीपी होगी. इन लोगों के लिए क्या डाइट चार्ट आप प्रोवाइड करती हैं? क्या क्या डाइट लेनी चाहिए इन लोगों को? राइट. तो दोनों ही, वेदर हाई बीपी के पेशेंट्स हो या डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो, दोनों को ही एम्पल ऑफ फाइबर खाना है, जो कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के फॉर्म में खाना है. और बिसाइड्स दैट हेल्दी फैट्स कंज्यूम करने हैं. तो जैसे कि हमने जो तेल के बारे में बात की थी, वो तो एक है ही, बट बिसाइड्स दैट नट्स, सीड्स, वो सब भी अच्छे क्वांटिटीज़ में और अच्छे क्वालिटी के खाने हैं. और दोनों को ही प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना है. डायबिटीज़ वालों को तो स्पेशली टू मेक श्योर कि आपके सारे वेदर आपका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट हो गया, आपके मिडल ऑफ द मील्स के स्नैक्स हो गए, सब में आपको कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप खा रहे हो तो उसको प्रोटीन के साथ पेयर करना ही है. प्रोटीन या तो फिर हेल्दी फैट्स, बट प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और हाई बीपी के लिए हमें रिसर्च अब आ रही है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप नमक बंद कर दो. इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, बिकॉज सोडियम तो बहुत सारे फॉर्म्स में होते हैं. तो ब्रेड में भी होता है सोडियम, तो ब्रेड इज़ अ पैकेज्ड फूड. तो अगर आप प्रोसेस्ड पैकेज फूड ऑटोमेटिकली थोड़ा कम कर दो तो आपका सोडियम इंटेक वैसे भी कम हो जाएगा. और नमक, हाँ, तो इतना भर भर के मत डालो आपके खाने में, बट थोड़ा थोड़ा टेस्ट के लिए सबको नमक की ज़रूरत होती है. तो और बिसाइड्स दैट, अगर आप नमक कम भी कर रहे हो तो लकीली हम इंडिया में रहते हैं, हमारे पास इतने सारे स्पाइसेस है कि फ्लेवर करने की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे फूड को. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ओवरऑल एक बैलेंस डाइट खाइए, आपको कोई भी बीमारी हो उसमें. अच्छा, और हम लोग बचपन से मीठी चाय पीते रहे हैं, लेकिन अभी शुगर को
एज़ अ न्यू पॉइज़न माना जा रहा है कि और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ शुगर एकदम ही खाना बंद कर चुके हैं। क्या सच में इतना खतरनाक है शुगर? जैसा कि कैंपेन चल रहा है कि बिल्कुल नो शुगर आप लीजिए। या तो या शुगर से एज सच कोई फ़ायदा है नहीं हमारे अच्छा। बॉडी को। तो इसीलिए इतने एक्सट्रीम में लोग जाते हैं, बट ऑफ कोर्स अगर आपके डाइट में पहले से ही काफ़ी शुगर इनटेक हो, तो मैं किसी को कभी ये नहीं बोलती हूँ कि इमीडिएटली स्टॉप कर दे कुछ भी। हुँ, हमें धीरे धीरे उसे कम करना चाहिए टू द पॉइंट वेयर हम शुगर फ्री रह सकते हैं और हम क्रेव ना करें शुगर को। हुँ, दैट इज़ द मेन गोल कि हम शुगर को क्रेविंग कम कर दें और उसको रिप्लेस करें फ्रेश हेल्दी फूड्स के साथ। हुँ। और क्या हमारे जो गट के बैक्टीरिया हैं, वो हमारे मूड को और जो क्रेविंग होती है, उसको भी अफ़ेक्ट करते हैं वो? श्योर, डेफिनिटली कर सकते हैं। इतनी रिसर्च नहीं है इस हुँ, एरिया में। मूड को डेफिनिटली कर सकते हैं, जैसे अच्छा। कि मैंने आपको सेरोटोनिन का बताया था, हुँ, वो मूड को अफेक्ट करता है। तो अगर आपका गट ही बैड स्टेट में हो, तो सेरोटोनिन ऑप्टिमली शायद प्रोड्यूस ना हो आपके गट में। बट व्हेन इट कम्स टू क्रेविंग्स, या टू सम एक्सटेंट इट कैन बी ट्रू, बट हुँ। वी नीड मोर रिसर्च इस एरिया में। और मिडनाइट क्रेविंग जो आजकल लोग रील देखते हुए जो है भूख लग जाती है उनको और वो ऑर्डर करते हैं, ये कितना खतरनाक है और या कि नॉर्मल है हमारी सेहत के लिए? नहीं, आई वुड से कि दैट इज़ समथिंग जो हमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हुँ, यू नो दैट इज़ एन एग्जांपल कि आपका जो स्लीप और वेक साइकिल होती है, सर्केडियन रिदम होता है, वो डिसरप्टेड है, हुँ, राइट? क्योंकि अगर आप देर रात तक सिर्फ ऑर्डर करके खाना खा रहे हो या तो फिर कुछ भी जंक फूड खा रहे हो, मंचिंग कर रहे हो, देन दैट मीन्स कि आप गैप नहीं रख रहे हो सोने में और खाने में। और सेकेंडली इट कुड ऑल्सो सिग्नल कि आपने पूरे दिन में ऑप्टिमल न्यूट्रिएंट इनटेक नहीं किया है और बैलेंस्ड फूड का इनटेक नहीं किया है। क्योंकि हमें क्रेविंग तभी होती है जब हम पूरे दिन में जो हमारा रूटीन होना चाहिए खाने का, वो हुँ, प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे हो, या जो रूटीन फॉलो करके भी सही बैलेंस डाइट ना ले रहे हो, तो उसके वजह से क्रेविंग एट द एंड ऑफ द डे हो सकती है, बिकॉज आपका बॉडी क्रेव कर रहा है वो न्यूट्रिएंट्स को, बट हुँ। हमारा ब्रेन उसे गलत सिग्नल दे रहा है कि जंक फूड मतलब खाओ। गट का उसमें कोई योगदान नहीं है, ब्रेन का ही है सारा। नहीं, अल्टीमेटली गट और ब्रेन कनेक्टेड ही है। तो हुँ, गट अगर आपका ठीक ना हो, तो उसके वजह से भी क्रेविंग, मिडनाइट क्रेविंग्स और वो सब हो सकती है। और दैट्स ऑल्सो बिकॉज आपने आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आप हम गट वे में बोलते हैं, बट पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक तरीके से फूड नहीं दिया है पूरे दिन में। अच्छा। और एक और बहस चलती है कि कैलोरीज़ इनटेक की, कि आप कितनी कैलोरीज़ ले रहे हैं इस पे ध्यान रखिए, जबकि वो ये ध्यान रखना बहुत मुश्किल काम है इतनी राइट, बिज़ी लाइफ़ में। राइट। और फिर ये भी है कि आप कितनी कैलोरी ले ले रहे हैं, उसको बर्न कितना कर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो क्या कोई फ़िक्स मानक है कैलोरी इनटेक का सभी के लिए? नहीं। हुँ, तो हम जो कैलोरी इंटेक कैलकुलेट करते हैं, वो बहुत ही अलग-अलग तरीकों से करते हैं। हुँ, अगर एक जनरली हेल्दी इंडिविजुअल हो, तो उनका हम वेट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके वेट और हाइट दोनों के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग-अलग इक्वेशंस हैं कैलोरीज़ काउंट करने के। अगर कोई बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, तो उनके लिए अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उनकी कैलोरी इंटेक बढ़ जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हुँ, तो कैलोरी, अगेन इट्स नॉट अ जेनेरिक वे ऑफ कैलकुलेटिंग, और एक जेनेरिक नंबर भी नहीं है कि आई नो हम देखते हैं कि 2000 कैलोरी डाइट जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, बट वो एक रेफरेंस पॉइंट है, एक स्टैंडर्ड पॉइंट है, बट दैट डजंट मीन कि आपको भी 2000 कैलोरीज खानी है। हुँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा कि गर्मियों में या सर्दियों में भी हम्म। आजकल बहुत लोग जूझते हैं डिहाइड्रेशन से। राइट। वो कौन से फूड हैं, ड्रिंक हैं जो डिहाइड्रेशन में हमें लेने चाहिए? क्योंकि लोगों को प्यास लगती है, लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। कोल्ड हम्म। ड्रिंक के बारे में बताइएगा कि कोल्ड ड्रिंक के बारे में कहा जाता है कि 16 चम्मच शुगर है उसमें। हम्म। ये सच है कि नहीं? और डिहाइड्रेशन में क्या खाएँ, क्या पिएँ? यस। तो पहले मैं कोल्ड ड्रिंक वाला क्वेश्चन लूँगी, तो उसमें यस, इट्स फुल ऑफ शुगर। हुँ, और अगर आप डाइट कोक भी पी लो, या कोई भी डाइट सोडा भी पी लो, तो उसमें भी जो शुगर सब्स्टिट्यूट होता है, आज हमें पता चल रहा है रिसर्च के ज़रिए से कि वो भी आपके हार्ट हेल्थ और गट हेल्थ के लिए इन द लॉन्ग रन ठीक नहीं रहेगा। हुँ, तो कोल्ड ड्रिंक जितना मिनिमाइज़ कर सकते हो उतना मिनिमाइज़ करना चाहिए। और रही बात डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स की डिहाइड्रेशन के लिए,
सबसे बेस्ट ड्रिंक तो मैं बोलूँगी कोकोनट वाटर है, क्योंकि कोकोनट वाटर में राइट बैलेंस में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है। और हम जब डिहाइड्रेट होते हैं तो इट्स नॉट जस्ट कि हमारा वाटर लॉस हो रहा है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं। तो जो भी ड्रिंक होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो, तो दैट इज़ ऑलवेज बेटर। तो नींबू पानी भी हो गया, वो भी इलेक्ट्रोलाइट रिच है। इसके अलावा आप पानी डेफिनेटली पियो, थोड़ा सेंधा नमक डाल के भी सिर्फ पी सकते हो पानी। लेकिन जिनकी बीपी हाई है उनके लिए तो खतरनाक इलेक्ट्रोलाइट है ना फिर तो। नहीं, नॉट नेसेसरी। इनफैक्ट जिनकी बीपी हाई है उनको पोटेशियम रिच ड्रिंक्स और फूड्स खाने चाहिए। तो सोडियम रिच नहीं। सोडियम कम, पोटेशियम ज़्यादा, इसलिए मैं कहती हूँ कि कोकोनट वाटर सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें पोटेशियम का रेशियो विद सोडियम इज़ ऑलवेज गुड। शुक्रिया मैम आने के लिए। खान पान पे बात किया जाए तो 2-3 घंटे बात हो सकती है। और हम एक और बातचीत करेंगे आगे, कभी रिकॉर्ड करेंगे जो बातें रह गई हैं। उम्मीद है सुनने वालों को पसंद आया होगा। हमने बहुत शॉर्ट में बहुत काफ़ी टॉपिक्स पे बात की और कई चीज़ें मुझे भी जो है क्लैरिटी नहीं थी, आपको सुनकर मुझे जो है क्लियर हुआ। शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। तो आपने जाना कि इम्यूनिटी की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे गट से ही होती है, हमारे ही भीतर, हमारे पेट से। हमें समझ आया कि शरीर कोई मशीन नहीं है, एक इकोसिस्टम है जिसमें हर निवाला, नींद, हमारी फीलिंग सब पर असर पड़ता है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ, किसी और एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।